एक 18 साल के लड़के के ट्रबलसम बिहेवियर से परेशान होकर उसके फादर ने उसको इंडिया भेज दिया एज अ पेटी क्लर्क। यही लड़का अगले कुछ सालों में इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की सॉलिड नींव रख देगा। इस लड़के का नाम था रॉबर्ट क्लाइव और क्लाइव ऑफ इंडिया। दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव का जन्म 1725 में इंग्लैंड में श्रॉपशायर नाम की एक छोटी सी जगह में लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। छोटे से ही वॉज नोन फॉर हिज एग्रेसिव एंड शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर। स्कूलमेट्स के साथ फाइट पिकअप कर लिया करता था और इसकी वजह से इसके पेरेंट्स काफी परेशान रहने लगे। फाइनली उन्होंने इसकी मौसी के यहाँ इसको मैनचेस्टर भेज दिया सो दैट ही कुड इम्प्रूव। बट वहां पे भी इसका जो प्रॉब्लम है, जो ट्रूवंट और राउडी बिहेवियर है, वो कंटिन्यू रहा। ही ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ द एक्सटॉर्शन गैंग जो वहां पे शॉपकीपर से हफ्ता वसूली किया करता था। अल्टीमेटली इसके फादर ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए राइटर इसको जॉब दिलवा दी। अब राइटर उन दिनों दोस्तों क्लर्क को बोला करते थे एंड दैट वाज वन ऑफ द लोएस्ट पोजीशंस इन द सिविलियन हायरार्की इन द ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोज डेज। तो लॉर्ड क्लाइव 1744 में इंडिया पहुंच जाता है, लेकिन इंडिया में आने से पहले इंडिया की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, थोड़ा सा हमको उसको समझना पड़ेगा सो दैट वी कुड बेटर अंडरस्टैंड द अचीवमेंट्स एंड करियर ग्राफ ऑफ लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों, औरंगजेब की डेथ 1707 में हो जाती है। 1740s तक मुगल एम्पायर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया था। एक तरफ मराठास बड़ी तेजी से पावर में ग्रो कर रहे थे, वहीं कई सारे मुगल सूबेदारों ने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, जिनमें से एक था नवाब ऑफ आरकोट, जो टेक्निकली तो निजाम ऑफ हैदराबाद का सबॉर्डिनेट था लेकिन इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लगा था। इनके अलावा फ्रेंच की पावर्स भी उनके एक नए गवर्नर जनरल ड्यूप्ले के अंडर रैपिडली बढ़ रही थी। इस टाइम नवाब ऑफ आरकोट के एरिया में ब्रिटिश के दो फोर्ट्स हुआ करते थे। एक था फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में हुआ करता था, और दूसरा था फोर्ट सेंट डेविड जो लगभग मद्रास से 80 किलोमीटर साउथ में था। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टोरी। तो क्लाइव 1744 में फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि मद्रास में पहुंचता है। स्टार्टिंग से ही उसका इंडिया का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। ही कंटिन्यूड विद हिज एग्रेसिव बिहेवियर। इंडिया में जो सप्लायर्स थे उनसे फाइट पिकअप कर लिया करता था। ही यूज्ड टू हैव आर्ग्यूमेंट्स विद हिज पीयर्स आल्सो, और ओवरऑल इंप्रेशन इसके सुपीरियर्स के माइंड में इसका कुछ खास नहीं था। प्लस जो क्लाइव ने लेटर्स लिखे हैं अपने फ्रेंड्स को इंग्लैंड में, उसमें भी ही वॉज नॉट वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ हिज स्टे इन इंडिया। ही डिड नॉट लाइक द इंडियन क्लाइमेट, he did not like the Indian food, culture, people, anything of that sort. In fact, he hated India. But जॉब की वजह से उसको इंडिया में टिकना पड़ गया। In fact, he was so frustrated with being in India that twice, and that is at least twice, he contemplated suicide. And in fact, उसको जो डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम था, मेंटल हेल्थ का इशू था, वो लाइफ लॉन्ग रहा, टू द एक्सटेंट दैट फाइनली इसकी डेथ भी सुसाइड से होती है। बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, इस टाइम इंडिया में फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर भी कहा जाता है, स्टार्ट हो गया। फ्रेंच ने मद्रास पर अटैक किया और फोर्ट सेंट जॉर्ज को कैप्चर कर लिया। इसमें कई सारे ब्रिटिश पर्सनल ने सरेंडर कर दिया, लेकिन इनमें से कुछ ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इनमें से एक था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जल्दी ही फ्रेंच गार्ड्स को चकमा देकर भाग गया और 80 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड फोर्ट सेंट डेविड में अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मद्रास में जो हुआ उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। इस तरीके से फर्स्ट टाइम अपने ब्रिटिश सुपीरियर्स के वो लाइमलाइट में आ गया, और इस तरीके से क्लाइव का जो करियर ग्राफ है वो ऊपर ही बढ़ता चला गया। अगले कुछ सालों तक क्लाइव अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, स्ट्रैटेजिक डेप्थ और करेज के लोहे को मनवा लेता है, लेकिन उसका सितारा बुलंद हुआ 1751 में, जब उसने फ्रेंच सपोर्टेड नवाब ऑफ आरकोट की आर्मी को अपने एग्जेम्पलरी करेज और ब्रेवरी से हरा दिया। इसको कहा जाता है सीज ऑफ आरकोट। वैसे तो ये लोकल डायनेमिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इन्हें किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको तो फ्रेंच ने ब्रिटिश एलाइड नवाब को हटाकर अपना नवाब पर बैठा दिया, और अब ब्रिटिश का एग्जिस्टेंस ही इंडिया में खतरे में था। लॉर्ड क्लाइव एक आइडिया के साथ आता है और अपने सुपीरियर्स को कन्विंस करता है कि नवाब की कैपिटल पे अगर अटैक किया जाए डायरेक्टली तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
विद जस्ट 200 यूरोपियंस एंड अबाउट 800 इंडियन सिपाहीज वो आरकॉट को कैप्चर कर लेता है। चंदा साहिब अपने बेटे रजा साहिब को एक बड़ी फोर्स के साथ भेजता है जो लगभग 8,000 टू 10,000 स्ट्रॉन्ग थी। वास्टली आउटनंबर्ड होने के बावजूद भी लॉर्ड क्लाइव ने सरेंडर नहीं किया और फाइनली एक डेयरिंग सॉल्ट में नवाब की आर्मी को हरा दिया। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव की पॉपुलैरिटी ओवरनाइट बढ़ गई, चारों तरफ उसके चर्चे बढ़ने लगे। इंडिया में, इंग्लैंड में उसको हेवन बॉर्न जनरल भी कहा जाने लगा। और 1753 में ही ऑल्सो गॉट मैरिड विद अ लेडी कॉल्ड मार्गरेट, जो स्पेशली उसको इंडिया में ढूंढने के लिए आई थी। ऐसा कहा जाता है जब क्लाइव ने उसका फर्स्ट टाइम इंडिया में फोटो देखा मद्रास में, ही फेल इन लव विद हर। जब उस लड़की को पता चला तो वो अपने लवर को ढूंढते हुए इंडिया में आ गई। उन्होंने शादी की 1753 में। दे हैड 9 kids आल्सो एंड सून आफ्टर दे वेंट बैक टू इंग्लैंड। बट वहां पे क्लाइव का कुछ करियर खास जम नहीं पाया एंड दैट इज द रीजन ही हैड टू कम बैक टू इंडिया वंस अगेन इन 1755 एंड दिस टाइम ही वुड बी नोन फॉर दिस हिस्टोरिक बैटल ऑफ प्लासी। तो इस टाइम तक साउथ में तो ब्रिटिश पोजीशन स्ट्रांग होती है, लेकिन बंगाल में सिचुएशन चैलेंजिंग चल रही होती है। 1756 में नवाब ऑफ बंगाल अलीवर्दी खान की डेथ के बाद एक यंग और टेम्परामेंटल नवाब गद्दी पर आता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। आपने नाम शायद सुना ही होगा। अंग्रेज काफी लंबे टाइम से मुगल एम्परर फरुखसियर के 1717 में दिए गए इंपीरियल फरमान या फरुखसियर्स फरमान का मिसयूज कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ ट्रेड ड्यूटी बाय वे ऑफ इशूइंग पासेस और दस्तख्त। दस्तक से नवाब को काफी रेवेन्यू लॉसेस हो रहा था बिकॉज दस्तक का अब्यूज कर रहे थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडल्जिंग इन प्राइवेट ट्रेड। 1756 में नवाब ने कलकत्ता और वहां पर लोकेटेड फैक्ट्री फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया। कहा जाता है नवाब ने 146 कंपनी ऑफिशियल्स को एक छोटे से कमरे में लॉकअप कर दिया। जब मॉर्निंग में दरवाजा खोला गया तो सिर्फ 23 कंपनी ऑफिशियल जिंदा थे। इस ट्रेजेडी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। कलकत्ता में हुए इस डिजास्टर से बदला लेने के लिए क्लाइव और एडमिरल वॉटसन को इमीडिएटली मद्रास से डिस्पैच किया गया। इस बार भी क्लाइव ने अपने सुपीरियर्स को डिसअपॉइंट नहीं किया। उसने ना सिर्फ फोर्ट विलियम और कलकत्ता को रिकैप्चर किया बट अब एक बड़ा गेम खेलने का प्लान कर लिया। उसने नवाब के दुश्मनों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया एंड ही रियलाइज दैट देयर आर क्वाइट अ फ्यू एनिमीज ऑफ द नवाब, जिनमें से दो मेन थे। जगत सेठ हु वाज द रिचेस्ट मर्चेंट and banker across the country, not only in Bengal but across the country and possibly one of the richest across the world. और दूसरा था मीर जाफर। मीर जाफर काफी नोटोरियस है, इंडियन हिस्ट्री में आपको नाम पता ही होगा। ही इज नोन फॉर ट्रेचरी। सो मीर जाफर वाज द कमांडर इन चीफ। दोनों के अपने अपने इश्यूज थे नवाब से एंड ही गॉट इन टच विद दीज पीपल एंड स्टार्टेड स्कीमिंग अगेंस्ट द नवाब। अल्टीमेटली 23 जून 1757 को हिस्टोरिक बैटल ऑफ प्लासी हुई, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये कोई बैटल ही नहीं थी। मीर जाफर नवाब की आर्मी के साथ मैदान से भाग गया और नवाब सिराजुद्दौला अपने कुछ लॉयल सोल्जर्स के साथ मैदान में अकेला रह गया। जब उसे रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश आर्मी और क्लाइव की जनरलशिप के सामने वो नहीं टिक पाएगा तो बैटलफील्ड से वो भाग गया, लेकिन उसको परस्यू किया गया और कैप्चर करने के बाद मीर जाफर के बेटे मिरान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों इस तरीके से क्लाइव ने नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को उखाड़ फेंका और उसकी जगह मीर जाफर को गद्दी में बैठाया और अब इफेक्टिवली बंगाल का नवाब अंग्रेजों का पपेट बन के रह गया। एंड मीर जाफर बीइंग थैंकफुल टू लॉर्ड क्लाइव, उसने क्लाइव को इतना रिच बना दिया दैट बाय द टाइम क्लाइव वेंट बैक टू इंग्लैंड ही वाज कॉल्ड एज नवाब। इनफैक्ट वहां के जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस थे और जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था इतना जेलस फील करने लगे दैट वल्चर और रॉबर क्लाइव के नाम से कहा जाने लगा। उसके अगेंस्ट 1772 और 1773 में पार्लियामेंट में सेंसर मोशन इनिशिएट किया गया, जिसमें क्लाइव ने अपने एक फेमस स्टेटमेंट में कहा, आई स्टैंड एस्टोनिश्ड एट माई ओन मॉडरेशन। 1774 में अनबेरेबल हेल्थ इश्यूज की वजह से उसने पेन नाइफ से अपना नेक स्लिट कर लिया बाथरूम में जाकर एंड दिस इज हाउ ही अल्टीमेटली डाइड एट द एज ऑफ जस्ट 49 ईयर्स। उसकी डेथ से पहले क्लाइव एक बार फिर दैट इज द थर्ड टाइम बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में इंडिया आता है और मुगल एम्परर शाह आलम और नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन करता है। ये ट्रीटी क्लाइव का एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक था।
इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बंगाल में डायरकी स्टैब्लिश होने वाली थी। डायरकी मींस डुअल गवर्नमेंट। तो एक तरफ तो देयर वाज दिस पपेट ऑफ नवाब हु हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नो पावर, and on the other hand, behind the scenes there was this East India Company that had all the powers and no responsibilities. And by this treaty, that is Treaty of Allahabad, the East India Company also became the Diwan of Bengal, Bihar and Odisha। और इंडिया के रिचेस्ट प्रोविंस की तिजोरी का जो चाबी अगर आपके पास है, so you can well imagine कि आपको इंडिया कॉन्कर करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। So that was the story of Lot Life. If you found it interesting, just press the like button, subscribe the channel, and I will see you next time.